अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने लगे हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उन बुनियादी हकूक़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर दिए हैं। देखें जी, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि तमाम इंसान जो हैं उन्हें तमाम के तमाम हकूक़ फ़राहम किए जाएंगे। ठीक है, इन तमाम इंसान बराबर हैं और उनके एक जैसे राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो फराहम किए जाते हैं वो चेंज होते हैं। हर मुल्क के अपने कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। ठीक है, जो उसके आइन में बयान कर दिए हैं। जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के असूल बयान कर दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स बयान कर दिए हैं कि यहाँ की आवाम को कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं। ठीक है, ब्रिटिश जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ के लोगों के बारे में बता दिया गया है कि उनके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज हम वो डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आर आल्सो नाउन एज बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, जो पहली 10 तरमीम हैं, अमेंडमेंट्स हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानी जाती हैं। और ये बिल ऑफ राइट्स ही फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से आपसे नहीं पूछा जाएगा बल्कि फ़ंडामेंटल राइट्स के हवाले से आपसे पूछा जाएगा। तो बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे कोई पूछे इनमें फ़र्क क्या है तो ये सेम ही है, आपने ये जवाब देना है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स जो हैं वही फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स जो हैं उन्हें बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया और वही जो बिल ऑफ राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स भी वही ही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास द बिल ऑफ राइट्स और फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स आर नाउन एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखें जी, उन्हीं बिल ऑफ राइट्स को या पहली 10 तरमीम या अमेंडमेंट्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट। किसका? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स आर डिफर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो बुनियादी हकूक़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या हैं, इंसानी हकूक़ ह्यूमन राइट से चेंज हैं। क्योंकि इसकी वजह क्या है जी, ह्यूमन राइट्स आर सेम फॉर ऑल वर्ल्ड्स पीपल। तमाम दुनिया के लोगों के लिए ह्यूमन राइट तो सेम होंगे लेकिन फंडामेंटल राइट क्या होंगे, वो चेंज होंगे कंट्री टू कंट्री, वो वेरी करेंगे। ठीक है, वो डिफरेंट होंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर मुल्क जो है वो, हर कंट्री जो है उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बयान कर दिए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं, जिन्हें कानूनी तौर पर माना जाए। ठीक है, लीगल राइट्स जिनको हम कहते हैं। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई वायलेशन होगी, फंडामेंटल राइट्स जो है अगर किसी बंदे के वायलेट होंगे तो वो क्या करेगा, कोर्ट जाएगा और वायलेशन करने वाले के लिए सू कर सकता है। अच्छा जी, जहाँ तक बात थी इंट्रोडक्शन की वो हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, अगेन आपको वही बात बताई जा रही है। द बिल ऑफ राइट्स विच कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम टू अमेरिकन सिटीज़न। ठीक है, पहली जो 10 अमेंडमेंट्स हैं उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहते हैं और वो किस चीज़ पर मुश्तमिल हैं, बुनियादी हकूक़ पर। ठीक है, आज़ादी पर। कहाँ के लोगों के लिए? अमेरिकन सिटीज़न, यानी अमरीकी शहरियों के लिए बुनियादी हकूक़ आज़ादी फ़राहम करते हैं बिल ऑफ राइट्स या 10 अमेंडमेंट्स। अब हम देखते हैं कि फ़र्स्ट अमेंडमेंट में कौन कौन से राइट्स के बारे में डिस्कशन बनाई गई है। ठीक है, फ़र्स्ट अमेंडमेंट हमें बता रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली एंड पेटिशन। फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम्स ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या मुराद है कि हर शख्स जो है वो आज़ाद है, आज़ाद मुल्क का आज़ाद बाशिंदा है। ठीक है, उसे बोलने का पूरा पूरा अख्तियार हासिल है, वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ठीक है, अपने ख़यालात बयान कर सकता है। लेकिन उसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कुछ जो है नेगेटिव जो इसके पहलू हैं वो भी नुमायाँ हो रहे हैं इस फ्रीडम की वजह से। लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाते हैं दूसरों को और फिर क्या कहते हैं कि हमें फ्रीडम हासिल है स्पीच की। ठीक है, बोलने की आज़ादी हासिल है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाद क्या आ गया? फ्रीडम ऑफ प्रेस।
प्रेस की अगर बात की जाए तो राइट टू पब्लिश एनी इंफॉर्मेशन विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखें जी, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बगैर किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में वो कर देना, पब्लिश कर देना, ठीक है। उसके बाद असेंबली द राइट टू गैदर, प्रोटेस्ट एंड एसोसिएट विद अदर्स, ठीक है। जहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, मतलब गैदरिंग वगैरह हो जाती है, तो कोई एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं, उसे हम असेंबली कहेंगे। फिर है जी पेटिशन, द राइट टू एक्सप्रेस ग्रीवेंसीज एंड सीक रेड्रेस फ्रॉम गवर्नमेंट। देखें जी, शिकायत का इजहार करना और उसके शिकायत के बाद क्या करना, शिकायत के इजहार के बाद उसकी जो दाद रसी है वो हासिल करना। ये हमें फर्स्ट अमेंडमेंट बता रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली एंड पेटिशन। सेकंड अमेंडमेंट में क्या है, राइट टू बेयर आर्म्स। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट क्या है कि हर शख्स जो है वो आज़ाद है, उसको पूरी पूरी इजाज़त दे दी गई है कि वो अपने पास एक हथियार रख सकता है, फॉर एग्जांपल गन वगैरह, सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव इसका पहलू देखें तो लोग जो हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो यंग जनरेशन जैसे है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। किस तरह मुतासिर हो रही है कि वो बेजा इस्तेमाल करती है, ठीक है, इलीगली वेपन का यूज़ कर लेते हैं कहीं भी। थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं और मर्डर वगैरह आए दिन हो रहे हैं इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेपन की आज़ादी है। अच्छा जी, थर्ड अमेंडमेंट हमें क्या बता रही है, कौन सा फंडामेंटल राइट बयान कर रही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्वार्टरिंग ऑफ ट्रॉप्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम क्वार्टरिंग इज़ अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय थर्ड अमेंडमेंट, ठीक है। ये थर्ड अमेंडमेंट ने प्रोवाइड कर दिया है फंडामेंटल राइट। थर्ड अमेंडमेंट प्रोहिबिट्स और प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम फोर्सिंग सिटीजन टू क्वार्टर। क्वार्टर का क्या मतलब है, प्रोवाइड हाउसिंग फॉर सोल्जर्स ड्यूरिंग पीस टाइम विदाउट देयर कंसेंट। देखें जी, थर्ड अमेंडमेंट में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसे फोर्स नहीं करना चाहिए शहरियों को कि वो जो वहाँ के सिपाही हैं, फौजी हैं, ठीक है, जंगजू हैं, उन्हें अपने घरों में ठहरने के लिए जगह दें। क्यों? क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। अब बता रहे हैं कि बिफोर रेवोल्यूशनरी वार लॉ गेव ब्रिटिश सोल्जर्स राइट टू टेक ओवर प्राइवेट होम्स। देखें जी, पहले क्या होता था, रेवोल्यूशनरी वार से पहले पहले क्या होता था के सोल्जर्स जो थे, ठीक है, बरतानवी सिपाही जो थे, उन्हें लोगों के घर फराम कर दिए जाते थे रिहाइश के लिए, अकोमोडेशन के लिए। बट थर्ड अमेंडमेंट प्रिवेंट गवर्नमेंट फ्रॉम फोर्सिंग हाउस ओनर्स टू यूज़ देयर होम्स, ठीक है। लेकिन तीसरी अमेंडमेंट में क्या बयान कर दिया गया कि गवर्नमेंट को मना करना चाहिए, रोकना चाहिए कि वो हाउस ओनर की इजाज़त के बगैर, ठीक है, या फोर्स मत करे, हाउस ओनर जो हैं, घर के जो मालिक हैं, उन्हें फोर्स मत करें कि इन्हें ज़रूर पनाह दी जाए, यहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाए। अब ये क्या बात जाहिर कर रही है, ये जाहिर कर रही है हर बंदे की प्राइवेसी, शहरियों की प्राइवेसी, ठीक है। फोर्थ अमेंडमेंट हम देखते हैं कि वो हमें क्या बता रही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर। देखें जी, बगैर किसी वजह के किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए, ठीक है, उसके लिए सर्च वारंट होना ज़रूरी है, फोर्थ अमेंडमेंट हमें बता रही है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वारंट के चक्कर में कोई इमिनेंट हार्म पहुंच सकता है, ठीक है ना, हार्म काज हो सकता है। अच्छा जी, अब हम ज़रा इसे डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी सर्चेज एंड सीजर्स एंड सेट आउट रिक्वायरमेंट फॉर सर्च वारंट बेस्ड ऑन प्रोबेबल काज, ठीक है। सो इट प्रूव्ड फोर्थ अमेंडमेंट प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर्स ऑफ सिटीजन्स पर्सन हाउस एंड पेपर्स, ठीक है। तो अब क्या मना कर रहे हैं कि जो कोई शख्स है, ठीक है, शख्स की ज़ात, उसका घर या उसके कोई पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं घर वगैरह के या किसी भी चीज़ के, तो विदाउट वारंट क्या करना चाहिए, विदाउट वारंट उस ना सर्च किया जा सकता है, ठीक है। बग़ैर किसी वजह के सर्च करना मना किया गया है और ना ही किसी चीज़ को सीज़ किया जा सकता है।
अच्छा जी, अब आगे बता रहे हैं, देयर इज़ एक्सेप्शन फ्रॉम वारंट इन केस ऑफ इमिनेंट हार्म। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब किसी डिस्ट्रक्शन की बात हो जाती है, तबाही की बात हो जाती है, ठीक है, अगर सर्च ना किया गया वारंट के बगैर तो फौरी तौर पर कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर क्या करना चाहिए, ये एक एक्सेप्शन आ जाती है। इमिनेंट हार्म की सूरत में सर्च वारंट जो हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, बगैर सर्च वारंट के भी सर्च किया जा सकता है, ठीक है। फिफ्थ अमेंडमेंट हमें क्या बता रही है, राइट्स इन क्रिमिनल केसेस। देखें जी, जो क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, क्राइम कमिट करने वाले होते हैं, एक्यूज्ड पर्सन होते हैं, आखिर वो भी इंसान होते हैं, ठीक है, और पूरे पूरे उन्हें हकूक़ दे दिए गए हैं कि वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपने दिफा के लिए कोर्ट में जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि अगर एक बंदा है उसने कोई दो क्राइम कमिट किए हैं तो उसे अलग अलग सज़ा दी जाएगी, डबल जीओपार्डी का सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओपार्डी, सेल्फ इनक्रिमिनेशन एंड गारंटी ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ जो है उसको फेयर बनाना चाहिए, तो क्रिमिनल जो है उसे राइट दिया जाता है, वो अपनी सफाई बयान कर सके। सिक्स अमेंडमेंट हमें क्या बता रही है, राइट टू अ फेयर ट्रायल, द राइट टू अ स्पीडी एंड पब्लिक ट्रायल बाय एन इम्पार्शियल जरी। The person who charged, he has right to know charges, right to legal representation and right to कन्फ्रंट विटनेसेस। यानी उस शख्स को जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या होता है जी, जिसको कोर्ट में पेश किया जाता है, ठीक है, चार्जेस जिस शख्स के ऊपर लगाए जाते हैं, वो क्या करता है, उसे पूरा पूरा अख्तियार हासिल है कि उसे पता चले कि उसके ऊपर कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और वो उन इल्ज़ामात के लिए अपने लिए एक मतलब वकील का इंतज़ाम भी कर सकता है, ठीक है, वकील एक हायर कर सकता है, साथ ही साथ उसको गवाहान प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, कि उसे पूरा पूरा राइट दिया जाएगा कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, क्योंकि ये उसका लीगल राइट है। वन साइडेड जो है फैसला कभी भी नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जज क्या होगा, जज हमेशा इम्पार्शल रहेगा, ठीक है, गैर जानिबदाराना फैसला ही करेगा, वो किसी भी पार्टी की फेवर में नहीं जाएगा। अच्छा जी, सेवन्थ अमेंडमेंट हमारे पास है, राइट टू अ ट्रायल बाय जरी इन सिविल केसेस, ठीक है, राइट इन सिविल केसेस। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू अ जरी ट्रायल इन सर्टेन सिविल केसेस अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ, दे शुड रिमेन इम्पार्शियल ड्यूरिंग ट्रायल। देखें जी, अब जरी के लिए क्या बता रहे हैं, यानी जज जो है, ज्यूरिस्ट जो है, उसे क्या करना चाहिए, उसे हमेशा फेयर रहना चाहिए, ठीक है, वो किसी भी साइड पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो ऑन मेरिट डिसीजन करेगा, ठीक है। तो सिविल केसेस में जो है जज को हमेशा इम्पार्शियल रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें बता रहे हैं एट अमेंडमेंट। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर है कि जिस शख्स को अदालत में पेश किया जाएगा उसे भी पूरा पूरा मौका दिया जाए अपने मतलब दिफा में बोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एट अमेंडमेंट हमें क्या बता रही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेसिव बेल, फाइन्स, क्रूएल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो शदीद खिलाफ है सख्त किस्म की सज़ा के, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ है, जैसा कि डेथ सेंटेंस यानी सज़ाए मौत या उम्र कैद, तो इस किस्म की सज़ा के ख़िलाफ़ है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों को इतनी संगीन किस्म की सज़ाएं नहीं देनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दूसरी अवाम जो है वो मेंटली तौर पर टॉर्चर होती है, ठीक है, परेशानी का शिकार हो जाती है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किसी शख्स को उसके किए गए जुर्म से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। अमरीकी आइन जो है गैर ज़रूरी जुर्माने से भी रोकता है। अच्छा जी, नाइन्थ अमेंडमेंट है, वो हमें क्या बता रही है, राइट्स रिटेन्ड बाय द पीपल, ठीक है, मसलन ऐसे हकूक़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में बयान नहीं किए गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिन फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट नहीं है, लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी लीगल राइट्स ही हैं लोगों के, ठीक है, लीगल राइट्स तो नहीं हैं बल्कि राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हम उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है।
جیسا کہ بزرگوں کو عزت دینا، ٹھیک ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، یہ جو ہے کسی کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں بیان کیا گیا، لیکن ایتھیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، بس میں اگر سیٹ نہ ہو تو اٹھ کر بڑوں کو، بزرگوں کو سیٹ دے دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی آپ کو چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی میں بہت سی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اب ہمیں 9th امینڈمنٹ کیا بتا رہی ہے؟ 9th امینڈمنٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ادھر حقیقت کیا ہیں، رائٹس ہیں۔ 9th امینڈمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، حفاظت کر رہی ہے، فراہم کر رہی ہے وہ والے رائٹس جو کانسٹیٹیوشن میں بیان نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن میں جو لسٹڈ نہیں ہیں۔ دس امینڈمنٹ پروٹیکٹس نان انومریٹڈ رائٹس ان کانسٹیٹیوشن اینڈ پیپل انجوائے سچ رائٹس۔ اچھا جی، لاسٹ اور 10th جو ہے ہمارے پاس امینڈمنٹ، اب ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ وہ ہمیں کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس دے رہی ہے۔ اسٹیٹ اینڈ انڈیویجول رائٹس۔ 10th amendment says that the federal government only has those powers delegated in constitution۔ دیکھیں جی، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو وہ والی پاورز ہیں، وہ اختیارات ہیں جن کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں کر دیا گیا ہے، اور جن اختیارات کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں نہیں کیا گیا، وہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ریاست کے پاس ہیں، وہاں کے لوگوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن کیا ہے۔ دیز فنڈامنٹل رائٹس آر دی بیک بون آف امریکن ڈیموکریسی اینڈ لیگل سسٹم۔ Constitutional interpretation ensures that constitution remains a living document۔ دیکھیں جی، کانسٹیٹیوشن کی جو انٹرپریٹیشن ہے، ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، تشریح ہے، وہ اس بات کی یقین دہی کرواتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آج بھی ایک زندہ ڈاکومنٹ کے طور پر موجود ہے۔ لیکن وہیں اس کا اگر نیگیٹو پہلو دیکھا جائے تو کچھ ڈس ایگریمنٹس اور کچھ بحث و مباحثے بھی اس کی وجہ سے اجاگر ہو رہے ہیں، نمایاں ہو رہے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں جلد ایک نیو ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔